नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो कह सकते हैं कि अलग-अलग खबरों का एक पिटारा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़ों से लेकर दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है, वेनेजुएला का संकट, ग्रीनलैंड को खरीदने की एक अजीब सी पेशकश। सब कुछ है और इन सभी बिखरी हुई खबरों में एक धागा छिपा है ना। बिल्कुल, एक संतुलन साधने की कोशिश। देखिए, विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच का संतुलन, और दुनिया के मंच पर अपनी बात मनवाने और रिश्ते निभाने के बीच का संतुलन। तो आज हमारा मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है बल्कि उनके बीच के इसी संतुलन या शायद असंतुलन को समझना है। चलिए, इसी नजरिए से इन सभी जानकारियों की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक सेहत से। दो बड़े नंबर हैं हमारे सामने। एक तरफ सरकार ने अगले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब सड़क, पोर्ट्स, इन सब चीजों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी कहते हैं। हाँ, उसी पीपीपी पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। और ये बहुत बड़ी रकम है। और दूसरी तरफ इसी साल देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। पिछले साल ये 6.5% थी। हाँ, और ये दोनों आंकड़े ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 7.4% की ग्रोथ का अनुमान सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, ये इसलिए भी है कि देश में निवेश बढ़ रहा है। और पीपीपी पर इतना बड़ा दांव लगाना ये इसी बात का एक बहुत बड़ा संकेत है। सरकार ये मान रही है कि सिर्फ सरकारी पैसे से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, प्राइवेट कंपनियों को साथ लाना ही होगा। बिल्कुल, उनका पैसा और उनकी वो क्या कहते हैं कुशलता भी जरूरी है। ये एक तरह का संरचनात्मक बदलाव है। लेकिन एक सवाल यहाँ हमेशा उठता है जब भी पीपीपी की बात होती है तो ये डर रहता है कि क्या इसमें आम आदमी के हितों की रक्षा होगी? बहुत जरूरी सवाल है ये, और यही असली चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बस कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए हो? खतरा तो हमेशा रहता है, इसीलिए मजबूत रेगुलेटर और पारदर्शी नियमों की जरूरत होती है। इन बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, भ्रष्टाचार से बचाना, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। मतलब विकास की रफ्तार तो जरूरी है, लेकिन वो विकास किसके लिए हो रहा है, ये सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहीं पर संतुलन की असली परीक्षा होती है। और विकास की कीमत का एक और पहलू है जो हमें दिल्ली एनसीआर की हवा में हर रोज महसूस होता है, प्रदूषण। हाँ, एक तरफ हम 4.5% की ग्रोथ का जश्न मनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ राजधानी में सांस लेना मुश्किल है। और इसी से जुड़ा एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। जी, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि प्रदूषण के जितने भी मुख्य स्रोत हैं उनकी पहचान करके एक लंबी अवधि की योजना बनाओ। यहाँ ये मुख्य स्रोत शब्द बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा। अब तक क्या होता है, प्रदूषण बढ़ा, कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन रोक दिया, गाड़ियां रोक दी, और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। बिल्कुल, हम लक्षणों का इलाज कर रहे थे, बीमारी का नहीं। मुख्य स्रोतों की पहचान पर जोर देने का मतलब है कि अदालत अब समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहती है कि असली वजह क्या है, पंजाब की पराली या दिल्ली की अपनी धूल और गाड़ियां या फिर इंडस्ट्रीज। जब तक हम बीमारी की सही वजह नहीं जानेंगे तब तक स्थायी समाधान कैसे निकलेगा? ये एक स्थायी संतुलन बनाने की कोशिश है। शासन की क्षमता और संतुलन की ये परीक्षा सिर्फ पर्यावरण के मोर्चे पर ही नहीं है। सही बात है। हमारे पास देश के 2 अलग-अलग कोनों से 2 तस्वीरें हैं। पहली, छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये एक बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर पथराव होता है और पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। एक ही देश में शासन की ये 2 कितनी अलग तस्वीरें हैं। और ये दोनों तस्वीरें भारत की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन की जटिलता को दिखाती हैं। सुकमा की खबर दशकों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये दिखाता है कि बातचीत का रास्ता काम कर रहा है। हाँ, कि जब सरकार विकास और संवाद का रास्ता अपनाती है तो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटते हैं। ये विश्वास जीतने की कहानी है। और दिल्ली की घटना? दूसरी तरफ दिल्ली की घटना शहरी प्रशासन की एक रोजमर्रा की चुनौती है। ये दिखाती है कि शहरों में कानून लागू करवाना कितना मुश्किल हो सकता है, जहां जमीन, रोजी रोटी और नियमों के बीच एक लगातार टकराव चलता रहता है। मतलब एक तरफ दशकों पुराना सशस्त्र विद्रोह बातचीत से सुलझ रहा है और दूसरी तरफ एक आम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हिंसक हो जाती है। ये दिखाता है कि शासन चलाना कोई एक सीधी रेखा नहीं है। हर स्थिति की अपनी चुनौती होती है और हर जगह एक अलग तरह के संतुलन की जरूरत होती है।
इसी से जुड़ी एक और खबर शिक्षा के क्षेत्र से है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी आयुर्विज्ञान संस्थान के MBBS की मान्यता रद्द कर दी गई है। हाँ, ये खबर आई है। ये तो वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उनका भविष्य अब क्या होगा? नहीं, सूत्रों के मुताबिक जो प्रभावित छात्र हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा, तो उनका साल बर्बाद नहीं होगा। अच्छा, ये तो राहत की बात है। जी, लेकिन ये फैसला नियामक संस्थाओं की सख्ती को दिखाता है। देखिए, ऐसे फैसले तब होते हैं जब किसी कॉलेज में जरूरी फैकल्टी, लैब या अस्पताल में मरीजों की संख्या जैसे मानक पूरे नहीं होते। तो ये गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये एक तरह से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत और अच्छी गुणवत्ता वाले डॉक्टरों की जरूरत के बीच संतुलन साधने जैसा है। हम ज्यादा कॉलेज तो खोल दें, लेकिन अगर वहाँ पढ़ाई का स्तर ही ठीक ना हो तो हम देश को अच्छे डॉक्टर कैसे देंगे? सही बात है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत किस तरह का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी दो बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हैं। हाँ, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की और आतंकवाद पर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। और दूसरी तरफ विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान पर दशकों से आतंकवादी कैंप चलाने का आरोप लगाते हुए बहुत सख्त बयान दिया है। ये भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दिखाता है। पहले एक जमाना था जब लगता था कि आपको किसी एक खेमे में होना जरूरी है, लेकिन अब भारत अपने हितों के हिसाब से रिश्ते बना रहा है। इजराइल के साथ आतंकवाद और रक्षा तकनीक जैसी साझा चिंताओं पर एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। और पाकिस्तान के साथ? वहीं पाकिस्तान के साथ आतंकवाद एक ऐतिहासिक और लगातार चलने वाला मुद्दा है जिस पर सख्त रुख अपनाना जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत अब दोस्तों और विरोधियों के साथ अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से डील करने में सहज है। अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जो किसी जासूसी नोवेल का हिस्सा लगती है। वेनेजुएला में अच्छा, खबर है कि राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के एक अमेरिकी अभियान में 32 क्यूबा और 24 वेनेजुएला के नागरिक मारे गए। अरे बाप रे! और इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला का तेल ले जा रहे एक रूसी जहाज को भी जब्त कर लिया है। ये तो सीधी सीधी अमेरिकी आक्रामकता लगती है। यह आक्रामकता ही है, और ये दिखाती है कि लैटिन अमेरिका में खासकर वेनेजुएला के प्रति अमेरिकी नीति कितनी सख्त हो चुकी है। इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होती है। एक तरफ वेनेजुएला के अंदर सीधे दखल की कोशिश और दूसरी तरफ उसके आर्थिक नाकेबंदी। और इसमें रूस का एंगल भी है। और रूस का एंगल जुड़ते ही ये मामला एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप ले लेता है। यहाँ लड़ाई सिर्फ वेनेजुएला की सत्ता की नहीं है, बल्कि तेल, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण की है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर एक और हैरान करने वाली चाल चली गई है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है। हाँ, ये खबर तो बहुत ही अजीब है। आज के जमाने में कोई देश दूसरे देश की जमीन खरीदने की बात कैसे कर सकता है? ये कोई मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? सुनने में ये 18वीं सदी की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे 21वीं सदी की भू राजनीति है। ये जमीन का टुकड़ा खरीदने के बारे में उतना नहीं है जितना आर्कटिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के बारे में है। आर्कटिक में? हाँ, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वहां से व्यापार के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। और तेल गैस के विशाल भंडार भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, रूस और चीन इस क्षेत्र में पहले ही बहुत सक्रिय हैं। अमेरिका की ये पेशकश उसी बड़ी दौड़ में अपनी जगह पक्की करने की एक कोशिश है। और यूरोप के बाकी देशों की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? स्पेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने तुरंत डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया। उनकी प्रतिक्रिया एक साफ संदेश देती है कि वो इसके खिलाफ है। हाँ, कि वे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और संप्रभुता के सिद्धांत को मानते हैं और इस तरह की खरीद फरोख्त के सख्त खिलाफ हैं। अब अपने एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ से भी दो ऐसी खबरें हैं जो एक ही देश के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती हैं। एक तरफ आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की T20 विश्व कप के मैच भारत से बाहर कराने की याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, ये तो खेल की खबर हुई। और दूसरी तरफ एक बहुत ही चिंताजनक खबर है कि चोरी के शक में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एक ही देश के अंदर ये इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? यही आज के बांग्लादेश की जटिल सच्चाई है। एक तरफ क्रिकेट जैसी चीजों के जरिए वो दुनिया से जुड़ना चाहता है, एक आधुनिक देश की अपनी छवि बनाना चाहता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून माने जाते हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसी गहरी आंतरिक चुनौतियां हैं जो बार बार सतह पर आ जाती हैं।
ये घटना वहां के सामाजिक ताने बाने और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक गंभीर चिंता को सामने लाती है। ये राष्ट्रीय छवि और आंतरिक वास्तविकता के बीच का एक मुश्किल संतुलन है जिससे बांग्लादेश जूझ रहा है। चलिए अब कुछ अच्छी खबरों के साथ खेल की दुनिया का रुख करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट में भारत की अंडर 19 टीम ने कमाल कर दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 233 रनों के भारी अंतर से हराया। अरे वाह। और सीरीज 3-0 से जीत ली है। ये तो एक तरफा जीत है। बिल्कुल, और ये जीत भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है। ये दिखाता है कि हमारे पास युवा प्रतिभाओं की एक पूरी फौज तैयार है। बेंच स्ट्रेंथ कमाल की है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब क्रिकेट के अलावा भी मैदान सज रहे हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं। इंडियन सुपर लीग यानी ISL फुटबॉल वो 14 फरवरी से शुरू होने वाली है और इस बार इसमें 14 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बैडमिंटन में हमारी स्टार खिलाड़ी PV सिंधु मलेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में खेलों का संतुलन अब बदल रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या हम धीरे धीरे एक खेल वाले देश की छवि से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, क्रिकेट की लोकप्रियता अपनी जगह है और वो रहेगी, लेकिन फुटबॉल और दूसरी लीगों का विस्तार, प्राइवेट कंपनियों का पैसा लगाना और सिंधु जैसे खिलाड़ियों की लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता, हाँ, ये सब साबित करता है कि भारत में अब दूसरे खेलों के लिए भी दर्शक, पैसा और समर्थन सब कुछ बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। तो आज हमने इन अलग अलग खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखी। जी, एक बड़ी तस्वीर। देश की आर्थिक उम्मीदों और उसकी चुनौतियों के बीच का संतुलन, दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका का संतुलन, और खेल के मैदान पर अलग अलग खेलों के बीच बनता एक नया संतुलन। और हाँ, इन सब के बीच उत्तर भारत में घने कोहरे की खबर भी है, जिसकी वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट हैं। जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सारी योजनाओं के ऊपर मौसम का अपना एक अलग ही संतुलन चलता है। सही कहा, हर घटना एक बड़े रुझान का हिस्सा होती है। बिल्कुल, चाहे वो प्रदूषण पर अदालत का सख्त रुख हो, या वेनेजुएला को लेकर वैश्विक शक्तियों का टकराव, या फिर भारत में फुटबॉल का बढ़ता क्रेज। पर असल में एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं, और वो तस्वीर संतुलन की तलाश की है। और आज के इस चर्चा से हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि सरकार विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP पर बहुत जोर दे रही है। जी। सवाल ये है कि जब विकास की गाड़ी PPP के इस शक्तिशाली इंजन पर दौड़ती है, तो रफ्तार और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? मतलब हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि तेज विकास का फायदा कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में जाने के बजाय देश के हर आम नागरिक तक पहुंचे?